देखने में तो आपको बिखरे बिखरे लग रहे होंगे सब, पर ये जो है साइंटिफिकली जो है एक इसके पीछे बहुत मेहनत करके लगाया हुआ है। इन्वेस्टमेंट का तो दिक्कत नहीं है, देखिए हमारे पास टाइम की कमी है और मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता आप ऊपर आके, और यहाँ पे उतना सोलर के बारे में जानते कोई नहीं, तो उसी के कारण जो है ये सब बिखरा बिखरा पड़ा है। राइट, कई लोग हॉस्पिटल जाते हैं अपनी बीमारी के इलाज करवाने के लिए, लेकिन जो हम आए हैं एक डेंटल क्लिनिक है वहाँ पर हम अपनी दांत के इलाज कराने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर आए हैं। यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, उनके सॉल्यूशन के लिए आए हैं। उनकी जो समस्या चालू होती है इस बिजली के खंभे से। ऐसे बिजली के खंभे तो सभी के लिए जीवन में सुख पहुंचाती है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर साहब के लिए तो कहीं ना कहीं परेशानी में डाल रही है। यह एरिया एक न्यू डेवलपमेंट एरिया है और यह एरिया मेन हाईवे से आपको दिख रहा होगा। यह हाईवे सीधा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कनेक्ट करती है। मींस यहाँ से हैदराबाद लगभग 200 किलोमीटर दूर है और यह जो एरिया है एक न्यू डेवलपमेंट एरिया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि न्यू कुछ बिल्डिंग बन रहे हैं और इधर की ओर देखेंगे तो पूरा का पूरा शहर नया बस रहा है। तो आपको ये रियलाइज तो जरूर हो रहा होगा कि जब कोई जमीन खरीदते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं अपने लिए, तो वह अपने मेन शहर में जमीन खरीदना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जमीन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो कुछ ऐसे ही डॉक्टर साहब ने कई साल से इस एरिया में अपना क्लिनिक चलाते थे, 5 से 10 साल से अपना क्लिनिक चला रहे थे। यहाँ पर वह प्रॉपर्टी नया खरीदे थे जो मेन हाईवे से ठीक जस्ट है, और यहाँ पर वो अपना काफ़ी जब इस्टेब्लिश हो गया उनका बिजनेस यहाँ, तो अपना खुद का यहाँ पर बिल्डिंग 4 से 5 साल पहले बनाए। और यदि बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बिजली। यदि हम बिजली के आज से 5 साल पहले की बात करें तो इस एरिया में कुछ भी नहीं था कि यहाँ पर जो आपको बिजली के खंभे दिख रहे हैं, आज से 5 साल कुछ भी नहीं था। यदि बिजली की बात करें तो लगभग 1 किलोमीटर दूर जैसे वो बिल्डिंग दिख रहा होगा वहाँ से तार तान के इस घर तक लाया गया था। और वहीं पर एक इंसिडेंट हुआ था कि 2-3 साल पहले कि कुछ हाई वोल्टेज आने के कारण घर के सारे अप्लायंसेस खराब हो गए थे। उसी दिन उन्होंने सोचना शुरुआत कर दिए कि हमारे घर में कुछ ऐसा उपकरण होना चाहिए जिससे हमारा क्लिनिक भी चले और किसी टाइप की इस बिजली का दिक्कत हमारे पास ना हो। और जब नया घर कहीं दूर में जाके बनाते हैं तो वहां पर जरूरत होती है सड़क। मेन सड़क तो गवर्नमेंट ने ये बना दिया गया है, लेकिन यहाँ से जो बिल्डिंग तक जाने तक की जो सड़क है ये खुद का अपना बनाया हुआ है। तो चलते हैं एक बार क्लिनिक में, देखते हैं क्या क्या इक्विपमेंट है। तो यहाँ पर मेडिकल क्लिनिक के पास आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब का नाम वहां पर लिखा हुआ है और यहाँ पर उनके वर्किंग टाइमिंग ये सब लिखा हुआ है। सबसे पहले इस मेडिकल क्लिनिक में यहाँ पर पावर कंजम्पशन चेक करेंगे। तो पावर कंजम्पशन चेक करने के लिए चलते हैं यहाँ पर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास, वहां पर चेक करेंगे कितने किलोवाट का लोड चल रहा है मिनिमम और मैक्सिमम। ये डॉक्टर साहब का ऑफिस है। हाँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये दांत का पूरा जैसे डेंटिस्ट है तो ये दांत का मॉडल्स है। यहाँ से पता चलता है कि ऐसा दांत रहता है, ऐसा। तो सर के ऑफिस में यहाँ पर क्या क्या है सर? सर के ऑफिस में इधर जो है मॉनिटर है, एक मॉनिटर हो गया जो एकदम नेसेसरी है, चलना ही चलना है। हाँ, और एक उसका जंक्शन बॉक्स है उधर। इसका एक डिवाइस हो गया कंट्रोलर, फिर सीसीटीवी कैमरा और लाइट एक पंखा, ठीक है, और एक एक्सटेंशन बोर्ड है इधर। उसके बाद ये क्या है? ये डेंटल चेयर है ये। ओके, इसका काम क्या है? इसका काम पेशेंट आने के बाद इधर चेकअप होता है पेशेंट का, और इधर ट्रीटमेंट भी इधर ही चलता। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर ये एक लाइट दिया हुआ है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो इसमें और भी खाली ये इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है या ये मूवमेंट भी होता है? के लिए भी इलेक्ट्रिकल सिटी की जरूरत पड़ेगी। ओके, वो अप भी होता, डाउन भी होता। वो कहाँ से होता है? यहाँ पे होता, फुटर से पैर पे हो जाता, इधर यहाँ पीछे से ऐसा हो जाता। डेंटल चेयर है, ये बैक साइड से अप एंड डाउन होगा। ओके, जैसे ही डाउन हो रहा है अप हो रहा है, पेशेंट को बिठा के जैसा काम रहेगा ये हिसाब से उसको ऊपर नीचे रख के काम करेंगे। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे। तो ऐसे कई डेंटल चेयर है, मतलब इक्वल है, 1 2 तीनों इक्वल डेंटल चेयर है। ओके, मतलब सारे में ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें यहाँ दिया, इसमें यहाँ है
अच्छा, चेयर में भी रहेगा, चेयर का अगर ये खराब हो जाएगा तो वो सेपरेट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब एक डेंटल क्लिनिक में पहले तो ये डेंटल चेयर है 1 2 3 जिसमें ये पावर की जरूरत होती है जो यहाँ से कनेक्टेड किया हुआ है सभी को। ये स्टेलाइजर मशीन है ये भी। इसमें सब इक्विपमेंट जो क्लीन होने के बाद इसमें लाके जमा देते हैं। ये भी जो है मशीन से चलेगा, करंट से चलेगा। ओके, और इसमें इंस्ट्रूमेंट गर्म रहेंगे। ओके, मतलब ये इसके लिए भी बिजली की जरूरत है। इसके लिए भी बिजली की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये भी मशीन बिजली से चलता है? बिजली से चलेगा। इसका काम क्या है? इसका काम जो है वो दांत क्लीन करेगा, जो गुटखा चाय जो भी रहेगा उससे ये मशीन से क्लीन करेंगे। जितना भी ऊपर का जो रहेगा वो क्लीन हो जाता है इससे। ओके, मतलब ये लाइट क्लीनिंग के लिए ऊपर से जितना भी ऊपर का रहेगा इससे क्लीन हो जाएगा। ओके, उसके बाद और कोई उपकरण चलता है बिजली से? ये क्या है सर? ये इंडो मोटर मशीन बोलकर है। ये भी बिजली से चलेगा, चार्ज होके। ये भी डेंट इसका रूट कैनाल के ट्रीटमेंट के लिए ये वर्क करेंगे। ओके, इसके लिए वो यूज करेंगे ये मशीन। ओके, उसके बाद एक मशीन यहाँ दिख रहा है सर, ये भी यूज होता है? हाँ, ये भी वही सेम मसा है। क्या ये एक यहाँ पर आरओ है, ये भी बिजली से ही चलता है? हाँ, आरओ भी बिजली से चलेगा आपको। ओके, ये भी मतलब ग्रिड से फिल्टर के लिए। ओके, और यहाँ पर दिख रहा है सर लाइट, पंखा, सीसीटीवी कैमरा ये है। ठीक है, अब और कुछ यहाँ पर चलता है इसके अलावा भी? इसके अलावा बस ये इसके साथ तो यही चलेगा। स्केलिंग रहेगा, इंडो मोटर उसके साथ ही रहेगा। और ये कंपोजिट बोल के मशीन आएगा कंपोजिट किट के लिए। अच्छा, तो सेकंड चेम्बर ये है। यहाँ पर कौन कौन से अप्लायंसेस है जो चलता है? एक्सरे है, ओपीजी बोलकर है। ये भी करंट पे चलेगा। ओके, और प्रिंटर है। ओके, और सीपीयू मॉनिटर है। ओके, मतलब ये एक्सरे के लिए करंट पे चलेगा वो भी। और ये सर ऊपर रखा हुआ है, ये ऑनलाइन यूपीएस है? ऑनलाइन यूपीएस है। तो ये सारे जो अप्लायंसेस है डायरेक्ट ऑनलाइन यूपीएस से कनेक्टेड है? हाँ, डिस्टिल वाटर है, फिल्टर है। इससे पानी, खारा पानी लेके फिल्टर करके डिस्टिल वाटर बनाएगा वो। ओके, ये बैटरी में यूज हो जाएगा। ओके, डिस्टिल वाटर जो अपना ये लगता है सबसे ज्यादा कैपेसिटी कंज्यूम करता है पावर। कब यूज करते हैं आप? ये अभी जब डे के टाइम में या नाइट के टाइम में? डे के टाइम में यूज करेंगे। नाइट के टाइम में क्यों नहीं करते हैं? नहीं, नाइट में ये करंट नहीं रहेगा ना ज्यादा। ओके, मतलब जितने भी हैवी अप्लायंसेस है वो डे के टाइम में यूज होता है यहाँ। सर ये क्या है? सर ये एयर कंप्रेसर है, करंट से एयर स्टोर करेगा। इससे डेंटल चेयर को कनेक्शन जाएगा। एयर जाएगा उसको। एयर भी जाएगा और उधर से पानी का कनेक्शन अलग रहेगा। एयर और पानी मिला के उधर डेंटल चेयर पे काम चलेगा। तो ये कितने घंटे चलाते हैं? ये आधा घंटा चलेगा। आधे घंटे के बाद स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये ऑटो कट हो जाएगा। ओके, उधर जैसा यूज हो जाएगा फिर उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ओके, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चलता है डे के टाइम में? ये कब चलाते हैं आप? ये जैसा वर्क होते रहता है उसके नाइट के टाइम में भी चलाते हैं? नाइट के टाइम पे भी चलता है, डे पे भी चलता है। जरूरत पड़ने के बाद चलता है। ठीक है, ठीक है। सो सर ये क्या है? ये भी एयर कंप्रेसर है सर। अच्छा, वो बड़ा वाला है या छोटा वाला है? अच्छा, ये भी एयर करंट से स्टोर करेगा। स्टोर करके ये चेयर को जाएगा। ये भी सेम। ओके, ओके, इसको स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? स्टार्ट करेंगे तो ऑन हो जाएगा। वो अभी तो स्टोर है, इसमें ऑन नहीं हो सकता क्योंकि तो स्टोर थोड़ा हवा कम, एयर कम हो जाएगा तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये भी बिजली पर ही चलता है? चलेगा ये भी। जैसे कि यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। ये क्या है? सर ये ऑटो किलर है, ऑटो किलर मशीन है। ये भी करंट से चलेगा और जितने भी इंस्ट्रूमेंट क्लीन होते हैं इसके बाद इसमें डाल के ऑटो क्लियर करते हैं। ओके, ओके, ये भी 1 घंटा चलेगा। 1 घंटे के बाद ये आवाज करेगा। इसके साथ टाइमर है। टाइमर डे के टाइम में चलाते हैं या नाइट के टाइम? डे के टाइम पे रखेंगे हम 1 घंटा। 1 घंटे तक वो क्लीन अंदर ये टाइमिंग लिखा हुआ है ऐसे? हाँ, 50, 60, 40, 30, 20, 10 ये टाइमिंग है? टाइमिंग है उसमें। ओके, इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ है? इसके अलावा और कुछ बैटरी का चार्जर है। तो यहाँ पर इसको बताने की जरूरत नहीं है, सभी को देख के ही लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटी है। और इसका क्रेज तो ये मान लें कि डीजल और पेट्रोल, खासकर पेट्रोल का रेट बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ गई।
और हर यहाँ की ज़रूरत हमें बहुत बढ़िया से पता है, क्योंकि सर से में बात होती रहती है कि यहाँ के स्टाफ के लिए ये एकदम फ्री है। बिल्कुल, कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए, क्योंकि यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है, उससे चार्ज होता है और कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए, 70 किलोमीटर तक ये चलती है एक बार चार्ज होने पर। 70 किलोमीटर चलेगा, है ना। इसको एक बार चार्ज करेंगे 5 घंटे। और वहाँ पर चार्जिंग के लिए यहाँ पर दिया हुआ एक चार्जिंग सॉकेट, मतलब यहाँ पर जो आपको देखने में, जो हम जो टूर किए, यहाँ पर आपको वायरिंग कनेक्शन देखने से समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल का, मतलब ये इनिशिएटिव है। आने वाले हम 2 साल 3 साल के बाद फिर से यहाँ पर आएंगे ना, फिर चेंजेस तो एकदम ये देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके से, पूरा एकदम बड़ा सा बना हुआ रहेगा, हॉस्पिटल नहीं बना हुआ रहेगा। राइट सर। अब चलते हैं जहाँ मेन एमसीबी है, वहां से एक बार चेक कर लेंगे कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। चलिए, जब अंदर का इक्विपमेंट हम चेक कर लिए, उसके बाद आए हैं मेन एलटी पैनल के पास, तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर 3 मीटर लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग आपको दूर से दिख रहा होगा कि 2 फ्लोर का बिल्डिंग है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर मेडिकल क्लिनिक चल रहा है और फर्स्ट फ्लोर पर इनका रेसिडेंस है। तो यहाँ पर एक कमर्शियल मीटर है जो 7 किलोवाट का है, एक यहाँ पर 1 किलोवाट का एक बोरवेल के लिए सेपरेट मीटर दिया गया है। यहाँ पर डिस्कॉम का कुछ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रूल है कि बोरवेल के लिए अलग से मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर डोमेस्टिक होम का एक 3 किलोवाट का अलग मीटर है। तो यहाँ पर 3 किलोवाट, 1 किलोवाट और 7 किलोवाट, लगभग 11 किलोवाट का इस बिल्डिंग के अंदर मीटर है, जिसमें एक कमर्शियल मीटर है, एक बोरवेल के लिए है और एक डोमेस्टिक मीटर है। क्लिनिक का सारा इक्विपमेंट हम देख लिए जी। अब हमें एक फाइनल, सारे जब लोड आप चलाएंगे तो फाइनल हम कहाँ से चेक करें, जो जिससे पता चल जाए कि पूरे मेडिकल क्लिनिक में कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। फाइनल आउटपुट तो इधर से जाएगा। अच्छा, ये वायर है। हाँ, फाइनल आउटपुट। अच्छा, तो अभी के टाइम में ये 5 एम्पियर कर रहा है। जब आप समरसेबल चलाएंगे तो कितना करेगा ये? इसका अप्लायंसेस एक बार ऑन कीजिएगा सारे। हाँ, ऑन करूंगा। एक बार ऑन कीजिएगा सारा। अभी आप वेट करें, मेडिकल क्लिनिक के सारे अप्लायंसेस जो 16, 17, 18, 19, 20 दिखा था, वो सारे ऑन हो रहा है, तो ये एम्पियर बढ़ता जा रहा है। समरसेबल पंप भी चलाइएगा। जैसा कि अब लाइट, पंखा और से जो भी डेंटल चेयर ये सब था वो स्टार्ट हो चुका है, उसके साथ एक समरसेबल पंप स्टार्ट हुआ है। तो टोटल अभी 14.44 और कुछ कंप्रेसर और ये सब जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि एयर फुल रहेगा तो वो नहीं चलेगा। तो सारा मिला के ये 20 एम्पियर पावर कंज्यूम करता है, मींस कि ये लगभग 4500 वाट रियल टाइम में पावर कंज्यूम करेगा। अब इस कैलकुलेशन के अनुसार यहाँ पर सोलर सिस्टम डिसाइड होगा। जब ये डिसाइड हो जाता है जनरेटर और सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम हमारे लिए बेस्ट है, तो ये जरूरत पड़ती है कि कितने किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाने की जरूरत पड़ेगी, कि कौन सा सोलर सिस्टम लगाने की जरूरत पड़ेगी और उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा। तो ये काफी माइंड में क्वेश्चन आता है। तो उसमें ये होता है कि जब हम पावर कंजम्पशन हम चेक कर लिए कि मैक्सिमम पावर कंजम्पशन हमारा 4300 वाट जा रहा था, वहां पर हमारे जितने भी मेडिकल क्लिनिक के जितने भी अप्लायंसेस है वह हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये कमर्शियल एरिया है। कमर्शियल एरिया में कभी भी पावर जा ही नहीं सकता है। यदि पावर गया तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस का लॉस होता है। तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम हम लगाएंगे तो मेरा मेडिकल क्लिनिक पूरा चल जाएगा, बिजली की जरूरत ना के बराबर हो। तब ये डिसाइड होता है कि हमें कम से कम ऐसा इन्वर्टर चाहिए जो पावर चला जाए, मेरे घर के अप्लायंसेस चलाने के बाद ओवरलोड ना हो। तो यहाँ पर जैसा कि रूल आपको पता है कि जितना आपका कंटिन्यूअस पावर कंजम्पशन हो उसका डबल कैपेसिटी के आपके पास इन्वर्टर होना चाहिए। और यदि सूटेबल हो, क्योंकि इन्वर्टर वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वो एक्सपैंड नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर आप ये सोच के चलें कि 2 से 3 साल में क्या हम ऐसा कोई बढ़ाने वाले हैं अप्लायंसेस, तो उसके अनुसार आप सेलेक्ट करें। तो
तो यहाँ पर 10 किलोवाट का इन्वर्टर सेलेक्ट किया गया है। अब बात आती है कि 10 किलोवाट का इन्वर्टर सेलेक्ट कर लिए तो कितने बैटरी लगेगी। तो बैटरी के जैसे कि आपको पता है कि 10 किलोवाट का इन्वर्टर के साथ 10 बैटरी सपोर्ट करता है, मींस 120 वोल्ट की बैटरी सपोर्ट करता है। तो वहां पर यहाँ पर 10 बैटरी 150 एम्पियर का, जिसकी वोल्टेज 12 वोल्ट होता है। इन्वर्टर बैटरी तो लगा लिए, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए बिजली की तो जरूरत पड़ेगी। वह बिजली कैसे जनरेट होगा? तो वह बिजली जनरेट करने का, जैसा कि आपको पता है कि सोलर पैनल अपने छत पर लगा के हम बिजली खुद से जनरेट कर सकते हैं और इन्वर्टर बैटरी वो चार्ज होगा। लेकिन उसके लिए जरूरत होती है कि कितने रूफटॉप एरिया लगेगी। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको बताएं कि ये जो घर खरीदा गया है वह 1400 स्क्वायर फीट का है ये घर, जिसमें से ये 50% बना है, 50% अभी खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं और भी जैसे गाड़ी की पार्किंग हो गया और भी बहुत सारे यहाँ पर अप्लायंसेस लगे हुए हैं। तो वहाँ के लिए वो स्पेस छोड़ा हुआ है, मतलब फ्यूचर में प्लान होगा तो बन जाएगा। रूफटॉप एरिया एनालाइज करने के बाद सोलर पैनल की कैपेसिटी डिसाइड होता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि जितना रूफटॉप एरिया होगा 70 से 80% रूफटॉप एरिया सोलर पैनल से आप यूज कर सकते हैं। और रूफटॉप एरिया की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर रहता है कि यहाँ पर डिजाइन आपको सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सोलर पैनल इंस्टॉलेशन डिजाइन तरह तरह के होते हैं। यदि आप हाई राइज चाहते हैं कि आपका कोई डिस्टरबेंस ना हो, जैसा कि आप 84 किलोवाट के वीडियो में आप देखे होंगे कि उस वीडियो में एक भी एरिया डिस्टर्ब नहीं, ये नहीं लग रहा था कि हमारे ऊपर कोई सोलर पैनल लगा हुआ है। तो उस टाइप की यदि डिजाइन आप सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि फार्म हाउस में देखे थे कि फार्म हाउस में एक रूम के एरिया में 5 किलोवाट का सोलर पैनल और भी एरिया खाली बचा हुआ था कि वहां पर और भी हम बढ़ा सकते हैं। तो यदि आप डिजाइन का सिलेक्शन करते हैं तो आपको कम स्पेस में ज्यादा बिजली बन सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाने से पहले आप लोग से एक गुजारिश है कि यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन हुआ है वह डॉक्टर साहब खुद इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि यहाँ पर लूम सोलर कंपनी सपोर्ट की है, बट यहाँ पर जो ग्राउंड सपोर्ट होना चाहिए था वो 4 साल पहले लूम सोलर नहीं दे पाई थी। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन आज के टाइम में इस टाइप का है। सोलर पैनल के बारे में जान गए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर वो है सोलर इंस्टॉलर की, क्योंकि यहाँ पर वो एरिया नहीं है कि यदि आप छोटे छोटे कंपोनेंट ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर का, क्योंकि सबसे पहला जो इंस्टॉलेशन होता है वो स्ट्रक्चर का होता है। तो कोई एक स्ट्रक्चर के पास चलते हैं। यहाँ पर कई टाइप की स्ट्रक्चर है, लो राइज स्ट्रक्चर है, हाई राइज स्ट्रक्चर है, छत पर लगाया हुआ है, क्योंकि ये अपने तरीके से इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर कोई प्रोफेशनल बंदा इंस्टॉल नहीं किए हैं। यहाँ पर अपने जैसे है सिस्टम सिर्फ चालू होना चाहिए, काम चलना चाहिए। इंस्टॉलेशन की क्वालिटी इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। तो सबसे पहले डे 1 से हम बात करते हैं कि कोई भी सोलर पैनल लगता है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर फिक्स किया जाता है। यहाँ पर आपको देख के लग रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर फिट तो किया हुआ है, बट ये टीन अभी तक निकाला हुआ भी नहीं है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब खुद इंस्टॉल किए हैं, उनके स्टाफ मिलके इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन तो थे बट उनको ये आइडिया नहीं था कि स्ट्रक्चर इसको फिट कैसे करना है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को जाम किया हुआ है, मतलब 4 साल में आज तक कितनों तेज आंधी आई है लेकिन ये हिला नहीं है। तो इस टाइप को दीवार में फिक्स करके, जैसे कि आप दिख रहा है कि यहाँ पर दीवार पर फिक्स किया हुआ है, फिर ऐसे करके एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, ये 4 रो नीचे रूफटॉप पर लगाया गया है। अब आ जाते हैं छत के दूसरे साइड। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हाई राइज स्ट्रक्चर लगा के सोलर पैनल काफी ऊंचा पर लगा हुआ है। ये भी वो खुद इंस्टॉल किए हैं। जैसे कि आप दिख रहा है कि ये बेस कितना वेट का है, यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिकेशन बताना मुश्किल है, क्योंकि ये अपने तरीके से डिजाइन किया हुआ है। और इसको यहाँ पर दीवार से इसको टाइट किया हुआ है। यहाँ पर एक वेल्डिंग किया हुआ है, वेल्डिंग करके इसमें दीवार में होल किया हुआ है। तो इधर से भी ये मजबूत है, मतलब जो भी इंस्टॉल किया गया है वो काफी मजबूती के साथ किया गया है कि सभी को डर है कि तेज हवा चलेगी तो पैनल टूट जाएगा। अब ये तीसरा डिजाइन है। तीसरा डिजाइन
डिजाइन में भी आपको दिख रहा होगा कि इसमें अलग इंजीनियरिंग किया हुआ है, कि मतलब वो मंटी के ऊपर सोलर पैनल लगाया हुआ है। एंगल क्या है पता नहीं, लेकिन ये सोलर पैनल लगा हुआ है। सो कई जगह आप देखते होंगे कि यहाँ पर हर वीडियो में हम बताते हैं कि पर्लिन लेग्स को नट बोल्ट से टाइट करें। यहाँ पर नट बोल्ट से टाइट किया हुआ नहीं है, सिर्फ वेल्डिंग किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखते होंगे कि जब भी ये बेस बनता है तो टीन लगा के बनाया जाता है, और लगने के बाद वो फिक्स होने के बाद ये टीन को हटाया जाता है। आज तक टीन यहीं पर है, क्योंकि यदि हटाने में लगेंगे तो डॉक्टर साहब का काम कौन करेगा, तो ये आज तक इसको हटाए भी नहीं है। अब उनका प्लान क्या है आगे का, वो वीडियो में आप देखते जाइए, वो खुद बताएंगे कि हमारा प्लान क्या है इस प्लांट को लेके। ऐसे करके ये सोलर पैनल की पूरी इंस्टॉलेशन हुआ है। और इस इंस्टॉलेशन में हम आपको बता दें, दोपहर के जो उनकी लंच की टाइम रहती थी 2 घंटे के, उसमें और रात के टाइम में आफ्टर 9 o'clock 2 घंटे डेली इस पर लगा के काफी दिन लगकर इस सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन किया गया है। फ्रेंड्स, ये देख के हमें तो बहुत खुशी हो रहा है कि 4 साल बाद सोलर पैनल, तो कई लोग देखते भी नहीं है कि उनको सोलर पैनल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन पहले जो लूम सोलर का 350 वाट का सोलर पैनल आता था, 4 साल बाद ये ऐसा दिख रहा है। मतलब 2019 का खरीदा हुआ है, आज हम 2022 में है, तो ये ऐसा दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि जो मार्केट में या जो ये जाना जाता है कि सोलर पैनल के कई साल के बाद डिग्रेडेशन हो जाता है, और लूम सोलर ये कमिट करते हैं कि जी हमारा सोलर पैनल जो परसेंटेज हम बोलते हैं उससे ज़्यादा डिग्रेड नहीं होगा। तो इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर चल के देखेंगे कितना लिखा हुआ है, और क्लैंप मीटर से चेक करेंगे क्या सच में वैसा अभी भी जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर सोलर पैनल खरीदते समय माइंड में एक क्वेश्चन, सबसे जो टेक्निकल पर्सन रहते हैं वो एक चीज सबसे ज्यादा पूछते हैं कि सोलर पैनल की लाइफ तो 25 साल है, लेकिन जो सोलर पैनल की डिग्रेडेशन जो होता है, मतलब उसकी इफिशियंसी कितना % कम होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, किसी भी सोलर पैनल का डिग्रेडेशन रेट फर्स्ट ईयर में 2.25% होती है, और दूसरे साल से लेके 25 साल तक वो 0.67% की डिग्रेडेशन होता है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इस सोलर पैनल को हम चेक करते हैं 4 साल बाद ये कितना डिग्रेड हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले टेक्निकल स्टिकर पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज 44.91 वोल्ट एंड शॉर्ट सर्किट करंट 9.56 एम्पियर। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज, जैसा कि आपको पता है कि क्लैंप मीटर को हम यहाँ पर लगा के इसको चेक कर लेंगे। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है 42.10 वोल्ट, मतलब ये आगे पीछे हो रहा है, लेकिन लगभग ये 42 वोल्ट दिखा रहा है। और यहाँ पर टेक्निकल स्टिकर पर है 44.91 वोल्ट। अब इसका हम चेक करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट कितना है अभी के टाइम में, से हम एम्पियर पर सेट कर देंगे। एम्पियर से सेट करने पर इसको थोड़ा सा समय के लिए ही शॉर्ट सर्किट करेंगे, अदरवाइज ये सोलर पैनल का डायोड उड़ सकता है। लगभग 7 एम्पियर का ये पावर जनरेट कर रहा है। ये आगे पीछे और बढ़ेगा, लेकिन वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन लगभग ये इतना है। तो यहाँ पर ये जो डिग्रेडेशन का रेट है वो लगभग 4% का है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था 3%। तो ये एवरेज, ऑन द एवरेज ये सही नंबर है। ये टेम्परेचर आगे पीछे होगा तो मे बी ये नंबर बढ़ सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सोलर पैनल हम लगा रहे हैं तो डिग्रेडेशन रेट आपको पता होना चाहिए कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद ये कितना % डिग्रेड करेगा। अब सोलर पैनल की परफॉर्मेंस किसी एक को हम चेक कर लिए। अब इसके जितने स्ट्रिंग होंगे वहां पर फाइनली जो डीसी-डीवी में इनपुट जा रहा है वहां पर जाके फाइनली चेक हो जाता है, और यहाँ पर इन्वर्टर में भी चेक हो सकता है। तो यहाँ पर ये चेकिंग हर बड़े बड़े प्लांट में किया जाता है। जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनका पर्पस होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम जनरेशन। यहाँ पर हम एक पैनल को चेक कर लिए। अब इस पैनल से जितने भी स्ट्रिंग बने हैं वहां पर एक एक करके चेक कर सकते हैं। अब इसको हम वापस जैसे हम
निकाले थे वैसे ही इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो इसको हम यहाँ प्लस से कनेक्ट कर दिए। अब एक वायर इधर है, उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर सारे सोलर पैनल ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है और कुछ सोलर पैनल जो वहाँ पर 6 सोलर पैनल वहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो वायरिंग हुआ है वह इन्वर्टर के इनपुट रेंज के अकॉर्डिंग हुआ है। इन्वर्टर के बैक साइड में लिखा हुआ रहता है कि कितना इनपुट रेंज चाहिए, उसके अनुसार यहाँ पर स्ट्रिंग बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वायर है, एक एक सोलर पैनल को यहाँ पर एक एक स्ट्रिंग को सोलर पैनल से कनेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वायर का पाइप है, ये अपने अकॉर्डिंग किया हुआ है। आप जनरली आप सोचते होंगे ये पीवीसी पाइप में होता है, लेकिन पीवीसी पाइप में नहीं है। इसको यहाँ पर लाकर यहाँ पर ईंट के अंदर देखते हैं क्या है ये। ये डीसीडीवी है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि सोलर पैनल से जितने भी वायरिंग आते हैं सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आता है। तो यहाँ पर सोलर डीसीडीवी लगा हुआ है और जो सोलर पैनल से डीसीडीवी तक की जो वायरिंग आई है उसको 6 स्क्वायर mm के वायर से कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे 1 2 3 स्ट्रिंग बनाकर और फाइनली जो आउटपुट डीसीडीवी से लेके इन्वर्टर के पास जो गया है, जैसे कि ये देख रहे हैं, वहाँ पर ये 16 स्क्वायर mm का डीसी वायर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम अभी फाइनली एक इसका एम्पियर चेक कर सकते हैं कि कितना एम्पियर का करंट जा रहा है। ये लगभग 15 एम्पियर का करंट इन्वर्टर को जा रहा है और ये एम्पियर बढ़ सकता है, घट सकता है, वो उनके क्लिनिक के लोड के अनुसार होगा। यदि लोड बढ़ाएंगे तो ये भी एम्पियर मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि पीसीयू में ये सेटिंग रहता है कि जब आपका घर का लोड कम हो और बैटरी आपका फुल चार्ज रहेगा, सोलर पावर जनरेट कम करेगा तो ये जनरेट ज़्यादा हो सकता है। बट ये अभी के टाइम में 15 एम्पियर करंट नीचे को जा रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सोलर वाटर हीटर है। यदि आप कर्नाटक के किसी भी स्टेट से हैं वहां पर घरों पर सोलर वाटर हीटर लगाना कंपलसरी है। अदरवाइज यहाँ की कुछ भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो अप्रूव नहीं होती है जब नया बिल्डिंग बनता है। तो ये सोलर वाटर हीटर है, यहाँ पर सोलर पैनल है, ये सोलर वाटर हीटर है। उसके बाद सोलर पावर प्लांट में सोलर और बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए एक लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि लाइटिंग अरेस्टर है जो सोलर पैनल और आसपास के एरिया से, मतलब सोलर पैनल और बिल्डिंग के एरिया से वो ऊपर लगाया हुआ है और उसकी वायरिंग वहां से करके फिर नीचे की ओर उधर से गया हुआ है और नीचे जाके अर्थ किया हुआ है। सारे सोलर पैनल लगा के, ये सारे सोलर सिस्टम प्रोडक्ट्स लगा के डॉक्टर साहब ने अपने मेडिकल क्लिनिक में आज के टाइम में बिजली को कर दिए हैं बंद। जरूरत पड़ने पर वो यूज करते हैं, उसके अलावा वो यूज नहीं करते। जैसे डे के टाइम में अभी हम नीचे चल के देखेंगे कि इन्वर्टर बैटरी को एकदम सोलर के ऊपर चल रहा है, ग्रिड एकदम बंद किया हुआ है। ये सोलर पैनल की आउटपुट वायर डीसीडीवी से होते हुए ये जाता है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, वहां पर इन्वर्टर बैटरी है, वहां पर चल के देखते हैं इसका कनेक्शन ये सब कैसे किया हुआ है। जब सोलर सिस्टम में जब इन्वर्टर डिसाइड करने की बारी आती है तो ये होता है कि यहाँ पर किस टाइप का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। जो मेडिकल क्लिनिक होते हैं ज्यादातर वो डे टाइम में ही चलते हैं और इवनिंग के टाइम में 4 से 5 घंटा और चलता है नाइट के टाइम में। तो यहाँ पर वैसा सिस्टम चाहिए जो डे के टाइम में पूरा का पूरा मेडिकल क्लिनिक उस पर चले और नाइट के टाइम में उसको वहां पर बैकअप रहे। तो यहाँ पर पावर बैकअप सॉल्यूशन वाला सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कि ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, कि जैसा हम आपको बताए कि जब इसमें चेक हुआ कि ये पूरे मेडिकल क्लिनिक और घर का टोटल पावर कंजम्पशन कितना है तो लगभग 4500 वाट का आया था। उस हिसाब से कैलकुलेशन ये बोलता है कि आप 7.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा सकते हैं। लेकिन वहां पर स्मार्ट सिलेक्शन ये किया गया कि फ्यूचर में यदि हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ गई, जैसे एसी खरीद लिए या और भी कुछ ऐसे एप्लीकेशन खरीद लिए, इन्वर्टर हम नहीं बढ़ा सकते हैं, तो उसी समय ये इन्वर्टर का सिलेक्शन 10 किलोवाट का किया गया था। अब इस इन्वर्टर को सपोर्ट करने के लिए बैटरी बैंक की जरूरत थी। जैसा कि आपको पता है कि इस इन्वर्टर को 120 वोल्ट करंट की जरूरत होगी, तो वहां पर यहाँ पर 10 बैटरी बैंक रखा हुआ है। लेकिन इसमें बैटरी में भी स्मार्ट सिलेक्शन किया गया था। उस समय
क्या था कि ये बैटरी मतलब कि स्टोरेज मतलब 150 एम्पियर की एक बैटरी है 5 इयर्स की वारंटी के साथ, वो भी सोलर बैटरी। तो ये 10 बैटरी यहाँ पर लगाया गया है और हर बैटरी को सीरीज कनेक्शन करके प्लस माइनस ऐसे कनेक्ट करके फाइनल आउटपुट इन्वर्टर के बैक साइड में कनेक्ट कर दिया गया है। ये रही बात 2019 की। अब इसी स्टोरेज को जैसा कि आपको दिख रहा है कि 10 बैटरी और एक इन्वर्टर, ये पूरा का पूरा रूम एक ऑक्युपाई किया हुआ है। और जैसा कि हम बताएं कि हर बैटरी में मेंटेनेंस, जैसे कि आपके हमारे पिछले वीडियो में आप बताए थे कि हर बैटरी के एक मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है। आज के टाइम में जो कैमल 100 और फ्यूजन हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर है वो इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेगा, मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है और मतलब लॉन्ग लाइफ है और वो किसी भी जैसे वॉल है इस दीवार पर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि इतने बड़े स्टोरेज, इतने बड़े जगह की इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वह पावर बैकअप सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया है। अब जब इन्वर्टर बैटरी का कनेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आता है सोलर पैनल की वायर। जैसे कि आपको दिख रहा है कि 16 स्क्वायर mm का 2 वायर आया हुआ है, वह पीछे से यहाँ पर आके कनेक्ट हो गया है इन्वर्टर के बैक साइड में। यहाँ पर कनेक्शन के लिए यहाँ पर दिया रहता है ऑप्शन बैटरी पॉजिटिव, बैटरी निगेटिव, लाइन इन, लाइन आउट फॉर एसी, न्यूट्रल इनपुट, आउटपुट न्यूट्रल और सोलर प्लस, सोलर माइनस, अर्थिंग, इस तरीके से मार्किंग किया हो रहता है। उसी के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रीशियन इनको कनेक्ट करते हैं। अब इन्वर्टर के आउटपुट को एक MCB पर कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर एक दिमाग लगाया गया है कि हर जगह पर एक मार्किंग किया हुआ है कि किसी भी पर्सन को, अभी जैसे डॉक्टर साहब नहीं है, हमें खुद समझ में आ रहा है कि सोलर का है, ये क्लिनिक का है, हर जगह पर मार्किंग किया हुआ है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे इन्वर्टर का ये आउटपुट, फाइनल आउटपुट वायर है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेंटल क्लिनिक के लिए है जो 7.5 किलोवाट का लोड है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डोमेस्टिक के लिए मतलब ये फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा है और यहाँ पर ये यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस, कोई भी मेडिकल क्लिनिक में कोई भी उपकरण जो सेंसिटिव होते हैं उसको डायरेक्ट इन्वर्टर बैटरी से कनेक्ट नहीं किया जाता है। बीच में एक ऑनलाइन यूपीएस रहता है, उससे सारा कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि एक्सरे मशीन हो गया और बहुत सारे सेंसिटिव अप्लायंसेस होते हैं जो ऑनलाइन यूपीएस से कनेक्ट किया हुआ रहता है। मतलब वहां से डायरेक्ट आपको वो अप्लायंसेस, चाहे लाइट आए, चाहे सोलर डिस्कनेक्ट हो, ग्रिड डिस्कनेक्ट हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7.5 kVA के यूपीएस में गया हुआ है। तो आज फर्स्ट टाइम किसी डॉक्टर साहब से हम मिल रहे हैं। सर के पास तो टाइम रहता नहीं है, 10 मिनट का टाइम निकाले हैं। तो सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दें कि क्या है अपने बारे में। मैं डॉक्टर इमरान हूँ, मैं कर्नाटक से हूँ, एक डेंटिस्ट हूँ और ये क्लिनिक मेरा एक 4 ईयर्स से यहाँ पे सिचुएटेड है, एक रेसिडेंशियल क्लिनिक है। सर के साथ जैसा कि हम 24 घंटे में समझे हैं, सर प्रॉब्लम सोल्वर हैं कि इस एरिया में सबसे पहले प्रॉब्लम देखे थे, अपना क्लिनिक यादागिरी में सेट किए हैं। करने के लिए बेंगलोर में भी कर सकते थे और अदर जगह भी कर सकते, लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम थी कि एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत थी। तो सर यहाँ पर आप जैसा कि बताएं कि इस एरिया के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आज से 10 साल कैसा था और ये कब से क्या डेवलपमेंट है। देखिए ये एक रिसेंटली अनाउंस्ड डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि तालुका था पहले, तो हमने सर्वे किया, यहाँ पे हमारी जरूरत लगी की। अब हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत लगी, तो उस दौरान में हमने सोचा कि कुछ रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स खरीदे। तो हम सोच रहे थे जनरेटर ले या सोलर, वैसा कुछ ऐसा सोचे। जनरेटर याद आ गया, जनरेटर सब सर का बहुत ख्वाहिश था कि जनरेटर होना चाहिए, क्योंकि सर को समझाने वाला 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कोई नहीं था जी, कि सर को समझाए कि सर जनरेटर में ये फायदे हैं, सोलर पैनल लगाकर ये फायदे हैं। क्योंकि हमें जहां तक लगता है जनरेटर सर हर मार्केट में इंस्टॉल्ड है, लेकिन सोलर पावर है यहाँ सर? सोलर पावर नहीं, इक्का दुक्का एक और एक उसका रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि हर कोई को थोड़ा दिक्कत लगती है इंस्टॉलेशन वगैरह, यहाँ पे सर्विस नहीं है क्योंकि उतना बड़ा मेट्रो सिटी तो नहीं है। तो इस हिसाब से हो सकता है आगे फ्यूचर में इसमें और बूम आ जाए, कोई देख के पसंद करने लगे और लेना शुरू करे। ओके, तो सबसे ज्यादा जो सोलर में लोग बोलते हैं कि जी सोलर में इंस्टॉलेशन ही तो करना है, क्या है सोलर पैनल लेके गए इंस्टॉल करके आ गए। तो सर सोलर पैनल तो आपके पास आ गया था कंपनी से, लूम सोलर से,
उसके बाद की क्या स्टोरी रही है बताइएगा। सोलर पैनल देखिए लगने में तो उतना सिंपल दिख रहा है पर है नहीं उतना सिंपल। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए जैसा ईस्ट वेस्ट वगैरह वो ये सब देख के करके करना पड़ता है। जहाँ पे देखिए लेके आके रख तो सकते हैं कैसे भी, पावर तो जनरेट होगा, पर उसमें जो है थोड़ा साइंटिफिकली अगर स्मार्टनेस दिखाएंगे तो उसमें और पावर कंजम्पशन, पावर जनरेशन थोड़ा ज्यादा होगा। ओके, तो इसीलिए आपसे हमने बात करते रहते थे अपन, तो आपसे हम मालूम किए, फिर उसके बाद इंस्टॉल किए, फिर अपना भी थोड़ा दिमाग लगाए इधर उधर। देखने में तो आपको बिखरे बिखरे लग रहे होंगे सब, पर ये जो है साइंटिफिकली जो है एक इसके पीछे बहुत मेहनत करके लगाया हुआ है। नहीं सर देखिए, एक डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि इंडिया में डॉक्टर साहब ऐसे नेचर प्रेमी बहुत होते हैं। नेचर प्रेमी, इलेक्ट्रॉनिक्स का उनका बड़ा शौक रहता है कि जो भी रहेगा घर में एसी होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन सोलर लगाना जस्ट लाइक कि मैन पावर, लेकिन अपने घर में लगा रहे हैं तो यार अपना ही तो है, क्या दिक्कत है? तो दो उसमें फुलफिलमेंट है। एक तो हर डेंटिस्ट्री के सामान में जो है इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। और एक जो है 24/7 अपने को करंट। तो यहाँ पर सर जब सोलर सिस्टम आप लिए थे तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था कि ऑन ग्रिड लगाए या ऑफ ग्रिड लगाए, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था, तो क्या था सर? देखिए ऑन ग्रिड पहले हमने लिया था, ऑन ग्रिड भी दी बेस्ट है, नो प्रॉब्लम। पर मेरे जैसी जगह पे यहाँ पे जैसा अब कोई सराउंडिंग में वगैरह नहीं है सिक्योरिटी के लिए वगैरह, तो उस हिसाब से हमने ऑन ग्रिड भी चलाया, वो भी चला, नो प्रॉब्लम, बहुत बेस्ट था वो भी बिल वगैरह कम करने के लिए। फिर हमें लगी जरूरत के, क्योंकि वो ग्रिड चले जाने के बाद, करंट जाने के बाद ये भी चला जाएगा, तो फिर हम पूरा लाइट जाती है क्या मतलब क्या है पावर कट की ड्यूरेशन? यहाँ ड्यूरेशन कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, मतलब ड्यूरिंग द डे एक या 2 दिन होता रहता है। तो हमें नेसेसिटी है 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमने फिर क्या किया, फिर लूम सोलर से बात करके फिर हमने ऑफ ग्रिड सिस्टम भी इंस्टॉल करवाया। ऑन ग्रिड से पूरा ऑफ ग्रिड किया गया है। ओके, तो ऑफ ग्रिड में सर का एक कंफ्यूजन था कि जनरेटर ले या इन्वर्टर बैटरी ले। जी सही। तो सर ये जो सिलेक्शन था जनरेटर और इन्वर्टर बैटरी का, ये आपके माइंड में क्या सेट हुआ था? पहले तो मैं सोच रहा था कि वही लूं, क्योंकि रेनी सीजन वगैरह में जो है जैसा पावर जनरेशन जो है कम होता है। फिर बाद में माइंड में आया एक बार चलो टेस्ट तो कर लेते हैं, ठीक। ओके, तो टेस्ट करने के बाद हमने पाया कि रेनी सीजन में तो ऐसा उतना ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं हुई, क्योंकि शायद हो सकता है ये पैनल्स की कुछ ऐसी खास बात है, थोड़ा ज्यादा जैसे हम सुन रहे थे मार्केट में बहुत ही कम हो जाएगा, पर पैनल्स से जो है थोड़ा अच्छा ही जनरेशन ज्यादा हुआ है। चेक किए हैं आज 4 साल बाद ये सोलर पैनल का जनरेशन हम चेक किए। इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि 4 साल बाद किसी कंपनी ने अपना सोलर पैनल जाके देखा भी है। अच्छा, तो इसमें 3 से 4% का डिग्रेडेशन अभी के टाइम में आया है। ओके, ये तो नहीं पता। जो एवरेज मतलब कि जो 44 वोल्ट लिखा हुआ है, 42 वोल्ट लिखा हुआ है, 9 एम्पियर जो लिखा हुआ है 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मिला जुला के एक्सपर्ट से हम बात किए तो वो बोले कि एवरेज अभी जो डिग्रेडेशन है वो सही है। अच्छा, इसके नीचे नहीं अब जाएगा। ओके ओके, चलो अच्छी बात है, ये अच्छी चीज है। तो सर का एक और ख्वाहिश है जो इनका स्टार्टिंग से ही है, आज का नहीं है, स्टार्टिंग का ही है, सोलर रूफ बनाने का। जी बिल्कुल। क्या है सर ख्वाहिश हो? सोलर रूफ में देखिए एक तो है और रिक्वायरमेंट हमारी ज्यादा है, तो हम अभी भी चाह रहे थे कि जनरेटर लें, पर जनरेटर से फिर पोल्यूशन, फिर फ्यूल का खर्चा, तो फिर हम सोच रहे अब हमने तय कर लिया है हम और पैनल्स लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इन्वर्टर तो उतनी कैपेसिटी का है, और पैनल्स ऐड करके एक रूफ बनाएंगे यहाँ पे, जिससे रूफ भी यूटिलाइज होगा बच्चों के लिए और हमें पावर जनरेशन भी ज्यादा मिलेगा, तो हमारी नीड फुलफिल हो जाएगी। सर का जो ख्वाहिश है सोलर रूफ बनाने का, आज हम ये डिजाइन भेजेंगे इंजीनियर को। जी बिल्कुल। ये सारे सोलर पैनल जो देख रहा है नीचे, सारे ऊपर होगा, ऊपर और नीचे एकदम स्पेस फ्री रहेगा कि रूफ पर सर का जो बच्चे हैं सब खेलेंगे, और ऐसे जैसे दिख रहा है सारे चेंज होके ये आपको एकदम प्रोफेशनल लगेगा, बाद में कभी फोटो देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई फीडबैक देना चाहेंगे सर? जो इंडिया में बहुत सारे, क्योंकि डॉक्टर धरती पर दूसरा भगवान माने जाते हैं वो डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं
टाइम के कारण, जैसे आपके पास भी अभी टाइम नहीं है, और भी मतलब इन्वेस्टमेंट का तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है हमें जहाँ तक लगता है। तो इन्वेस्टमेंट का तो दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे पास टाइम की कमी है और मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता ऊपर आके, और यहाँ पे उतना सोलर के बारे में जानते कोई नहीं, तो उसी के कारण जो है ये सब बिखरा बिखरा पड़ा है। राइट। तो हम होप करते हैं कंपनी को, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें आने वाले, जब हम पैनल्स खरीदेंगे आने वाले दिन में, यानी कि मैं तो बोलता हूँ कल या परसों से ही शुरू करूंगा मैं, अगर रेडी हैं तो मैं चाहता हूँ कि एक रूफ बने जिसमें मैं और पैनल्स लेके लगाऊं, क्योंकि मैं तो सेटिस्फाइड हूँ उससे, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा हमें जो है गाइड जो हैदराबाद का सर जो दिखाए हैं रूफ है, हाँ, वो हम वो रूफ आपको डिजाइन करके दिलवाएंगे कि एकदम स्पेस आपको ये लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर सोलर लगा हुआ है। जी बिल्कुल, आप वो एक करवा के दे दीजिए। मैं कंपनी के लिए बहुत ठीक है सर, ठीक है सर, रिक्वेस्ट बेस्ड एक उम्मीद रख रहा हूँ, बस उतना ही। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डॉक्टर साहब के अभी तक सेटिस्फैक्शन तो हो चुका है, लेकिन उनको इस सारे सोलर पैनल को हटाकर एक सोलर रूफ बनाना है। तो इसका अगला वीडियो भी आएगा, जो सोलर रूफ कैसे बनता है वो आपको समझना, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल है। जब सोलर रूफ बनता है तो बहुत सारी बातें को ध्यान में रखा जाता है कि छत का एक भी एरिया ऑक्युपाइड नहीं हो, उसमें थोड़ा सा भी ऊपर से एक बूंद भी पानी नहीं गिरे, और पूरा का पूरा रूफटॉप स्पेस फ्री रहे। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि सोलर रूफ कैसे डिजाइन किया जाता है। इंडिया में ऐसे मेडिकल क्लिनिक बहुत सारे होंगे, लेकिन वो चाहते तो हैं सोलर पावर अडॉप्ट करना, क्योंकि ये ग्रीन और क्लीन और साइलेंट एनर्जी है, इसमें कोई नॉइस नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन उनके पास एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, टाइम नहीं है। तो उनके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है। तो वह हमारे वेबसाइट loomsro.com से आप एक एक्सपर्ट को बुला सकते हैं छत पर, क्योंकि छत के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही एक सोलर रूफ डिजाइन होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को उन सभी डॉक्टर साहब के साथ जरूर शेयर करें जो इस टाइप के इंडिविजुअल घर में अपना मेडिकल क्लिनिक चला रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम की एक शॉर्टेज होती है, उतने में ही उनको सारा कुछ कैलकुलेट करना है और इसके साथ बहुत सारे काम करना रहता है। उम्मीद है कि वीडियो आप उन सभी डॉक्टर साहब के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप एक इलेक्ट्रीशियन है, सोलर इंस्टॉलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, या और कोई सोलर प्रोफेशनल जो इस कम्युनिटी में काम करते हैं और आप इस टाइप के रिक्वायरमेंट को समझना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट loomsro.com यहाँ पर आप आके समझ सकते हैं कि क्या जरूरत है, कैसे काम होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।